नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीसीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से थोड़ी सी हमें निराशा नजर आती है। देखिए, आप तो पढ़ रहे हैं तो आपको हम जितना हमसे हो पा रहा है, जो भी नए तथ्य हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, वो हम सब लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बीच बीच में आपको ये भी बताते हुए चलते हैं कि प्रश्न बनेगा यहाँ से तो किस तरह बन सकता है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर तो कीजिए, लेकिन साथ में जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आप देख लिया कीजिए। और क्योंकि जब आप कुछ टाइम बाद जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम आपके कमेंट नहीं देख पाते हैं। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि हमसे कोई तथ्य छूटा है या आपको उस टॉपिक पे कुछ उच्च मतलब कोई और तथ्य अंदर जानना है, कोई और प्रश्न है, आपकी जिज्ञासा है, तो आप कमेंट जब लेट करते हो तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो थोड़ा विशेष आप ध्यान रखिएगा। बाकी शेयर लाइक ये सब अब देखिए आपके ऊपर है। मैं अब आपसे नहीं कहूंगी कि आप कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए। आपको अगर लगता है कि हम आए हैं, हमें अटेंडेंस लगा देनी है लाइक करके, तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, हम आपसे बार बार नहीं कहेंगे। चलिए बात करते हैं। सूफी काव्य धारा में हम लोग चल रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने जायसी जी का परिचय देखा था। जायसी जी के परिचय के विषय में हमने जाना था उनका जन्म स्थान कहाँ था, जायस नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। और वहीं पर उनका निधन जो था वो भी अमेठी में हुआ था और अमेठी में ही उनकी समाधि स्थल है। ठीक है, इसके बाद में कितनी रचनाएं हैं उनकी, शुक्ल जी ने कितनी रचनाएं मानी हैं, उन्होंने अपने गुरु के विषय में किस किस का नाम उल्लेख किया है, किस किस के वो समकालीन थे, तो ये सब हमने देखा था। जायसी जी को जब हम पढ़ रहे थे हमने एक प्रश्न दिया था आपको कि जायसी निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। विकल्प 1, 2, 3 तीनों के समकालीन थे, क्योंकि जो राम सिंह थे वो अमेठी के राजा थे, दिल्ली के शेरशाह थे, और जो बाबर थे वो भी आप उनके समकालीन थे, क्योंकि बाबर का वर्णन उन्होंने अपनी रचना में किया है। इसीलिए जो आपके जायसी जी हैं वो उन तीनों राजाओं के समकालीन थे। तो उसमें जो विकल्प आपका सही होगा वो सभी विकल्प यानी कि विकल्प नंबर 4 सही होगा। ठीक है, ये उत्तर था। हमें लग रहा है कि इस तरह आपको 2-3 प्रश्न हमें दे दिया करने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज पद्मावत की। पद्मावत जिससे मलिक मोहम्मद जी को प्रतिष्ठा हासिल हुई है, यानी कि अगर उनकी कोई रचना है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी साहित्यकार की एक रचना ही उसको शिखर पर पहुंचा देती है, उत्तुंग शिखर पर, कामायनी वाले उत्तुंग शिखर पर पहुंचा देती है, लेकिन कोई कोई है कि जो प्रलय के बहाव में बहा ले जाती है। जैसे कि किसी की कोई रचना आती है और उसमें बहुत ज्यादा तथ्य गूढ़ हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसी कवि की अनुपलब्धि होती है, या कहीं ना कहीं कवि को वहां पे या रचनाकार को हताशा हाथ आती है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रेमचंद जी ने भी कितने उपन्यास, कितने कहानियां लिखे, लेकिन अगर उनको प्रसिद्धि करने के रूप में देखें, ईदगाह भुलाए नहीं भूलती, कफन भुलाए नहीं भूलती, मंत्र भुलाए नहीं भूली जाती है, लेकिन अगर प्रसिद्धि का आधार देखेंगे तो गोदान उपन्यास है। ठीक है, तो इस तरह से है। आप जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, उनकी प्रसिद्धि का आधार एकमात्र कामायनी है, वो कालजयी रचना। उस तरह की रचना हमें नहीं लगता कि आने वाले साहित्य में संभव हो। तो इसी तरह हम देख रहे हैं जयसी जी की पद्मावत। पद्मावत ये आलोचकों ने इसको 2 भागों में भी डिवाइड किया है। कुछ का मानना है कि ये काल्पनिक है, और वहीं पर कुछ का मानना है कि ये ऐतिहासिक है। अब कितना भाग काल्पनिक है, कितना ऐतिहासिक है, ये सब तथ्य जानेंगे। समय क्या था और कितने इसमें खंड है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पद्मावत को। पद्मावत रचना है
और जैसा कि नायिका प्रधान नायिका के नाम पर ही रचनाओं का नाम सूफी रचनाओं में ज्यादा हुआ है, तो वही यहां पर भी है। जान लेते हैं रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पहले हम पद्मावत को पढ़ेंगे, इसके बाद में आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है कौन सी रचना है? पद्मावत। समय क्या है? 1540, अगर हिजरी में बात करेंगे तो 947। ठीक है, और ये समय मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। देखिए यहां से प्रश्न घूम सकता है। 1540 जो समय माना है ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है, और 1520 जो समय माना है ये शुक्ल जी ने माना है, यानी कि शुक्ल जी के इतिहास में जो इनका समय दिया हुआ है, तो ये आपका 927 हिजरी में और 1520 ईस्वी में दिया हुआ है, जिसमें कि हम लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा। शुक्ल जी के इतिहास में मिल जाता है प्रमाण के रूप में। ये पंक्तियां हम आपको दे देंगे, हम इसमें नहीं लिख रहे हैं लेकिन बता देते हैं कि जब जैसे ही पीडीएफ में देंगे, हैंड रिटन नोट्स में हम आपको दे देंगे, उसमें मिल जाता है कि सन 947 आहा बैन कवि आरंभ, बैन कवि कथा आरंभ कहा। तो ये है कि सन 947 आहा, सन 947 आहा कथा बैन कवि आरंभ कहा, यानी कि 947 में कवि ने जो कथा है वो आरंभ कर दी है, यानी कि लिखनी शुरू की है या लिख के पूर्ण हो गई है। ये किसने कहा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किस रचना में, मतलब किसके विषय में कहा है? पद्मावत के विषय में। और ये जो मान्य है समय, ये डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है 1900 क्या कहते हैं आपका 1540 ईस्वी। वहीं पर अगर 927 या 1520 की बात करें तो ये शुक्ल जी के इतिहास के अनुसार है। हालांकि माना जाता है कि शुक्ल जी ने जो सन 927 आहा, तो ये 40 में भी परिवर्तित हो जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन दोनों पुस्तकों में अलग अलग है। शुक्ल जी कहते हैं कि सन 927 आहा कथा बैन कवि आरंभ कहा। तो 927 अगर हिजरी संवत में आता है तो शुक्ल जी ने, और 947 अगर आता है तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिक जो है वो 940 है, और अगर 940 विकल्प में नहीं होगा तो वो क्षमा कीजिएगा 1540 सही है, और अगर 1540 विकल्प में नहीं होता है तो फिर 1520 होगा। दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, और अगर किसी वजह से एक्सपर्ट ने दोनों विकल्प प्रश्न में रख दिए कि पद्मावत का समय निम्नलिखित में से है, 1520 और 1540 दोनों विकल्प में है, तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, कोई सा भी लगा आइएगा, प्रश्न डेफिनेटली एफ होना है, क्योंकि दोनों ही जो प्रमाण है इतिहास ग्रंथ से है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जायसी ने पद्मावत के प्रारंभ में अल्लाह, क्योंकि मसनवी शैली में है, तो मसनवी शैली जब हमने शुरू में सूफी पढ़ा है, उसकी जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे सूफी काव्यधारा की, तो उसमें हमने सारी विशेषताओं को विस्तृत रूप से देखा था कड़वक पद्धति, मसनवी शैली, इन सब तथ्यों से हम परिचित हुए थे। अब नहीं बताएंगे इस समय पे। तो जायसी ने पद्मावत के आरंभ में अल्लाह, अल्लाह के साथ में ही हजरत मोहम्मद, और हजरत मोहम्मद के जो चारों मित्र थे उनका वर्णन किया है। शाहे वक्त के रूप में जो प्रशंसा की है वो शेर शाह शूरी की है, और सामायिक गुरु, यानी कि उसके बाद में किसकी वंदना की है जायसी जी ने? तो गुरु की वंदना की है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इन्होंने प्रारंभ में अल्लाह की स्तुति की है, अल्लाह के बाद में जो हजरत मोहम्मद है उनकी और उनके जो चारों मित्र हैं उनकी की है। शाही वक्त के रूप में शेर शाह सूरी की प्रशंसा की है, उसके बाद में गुरु यानी कि पीर की स्तुति की है। ठीक है, इस प्रबंधात्मक महाकाव्य में 57 खंड है, यानी कि जो अध्याय हैं पद्मावत में उनको क्या कहा गया है? पहली बात तो प्रश्न बन जाता है कि पद्मावत के अध्यायों को क्या कहा गया है? खंड, सर्ग, पल्लव या कोई भी और नाम हो सकता है, तो इस तरीके से तो इनको क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। और अगर उपसंहार की बात करें, उपसंहार का मतलब होता है कि पूरी जो इन्होंने पद्मावत लिखी है उसका जाके संक्षेपीकरण जब दिया जाता है उसको उपसंहार कहते हैं। तो उसको अगर लगा लेते हैं तो ये आपके 58 हो जाते हैं। ये प्रश्न आपका नहीं बनेगा, आपका प्रश्न यहीं से बनेगा 57। अगर 57 विकल्प में ना हो तब फिर आप कंफ्यूज ना होइएगा, तब फिर आप 58 लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर आगे की सोच के रखा हो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं।
यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य किस रचना को कहा गया है, तो ये है आपकी पद्मावत। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन, कहां के शासक थे रत्नसेन? चित्तौड़, आपका राजस्थान। चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल देश की राजकुमारी, सिंघल देश की राजकुमारी कौन है? पद्मावती के विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप में किया गया है। इसमें क्या है कि जो चित्तौड़ के राजा हैं रत्नसेन और सिंघल देश की जो राजकुमारी है पद्मावती, उनका विवाह कैसे होता है, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद विवाह होता है, विवाह के बाद में वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे कैसे इस कथा का अंत होता है, कैसे रत्नसेन की मृत्यु की जब नागमती को और इनको जब पता चलती है पद्मावती को, तो दोनों कैसे पति के शव पर सती हो जाती हैं और अलाउद्दीन देखता ही रह जाता है। और अलाउद्दीन जब तक आता है इनके राज्य में चित्तौड़ में, तब देखता है कि दोनों जो नायिका हैं वो आता तो पद्मावती के लिए ही है, लेकिन जब तक आता है तब तक नायिका जो है दोनों पद्मावती और नागमती दोनों सती हो जाती हैं। ठीक है, बाद में कहा भी गया है कि दीन उठाए लाए मुठी छार, तो मतलब वो राख उठाता है, राख उठा के उड़ाता है तो फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। तो ये है इसका, आगे विस्तार से देखेंगे इस रचना को। फिर है जायसी ने पद्मावत को दोहा चौपाई छंद में रचा है। किस छंद में रचा है? तो इसमें जो है पद्मावत को दोहा चौपाई छंद में रचा गया है। ठीक है, पद्मावत में 7 अर्धाल्यों के बाद एक दोहा रखा गया है। महत्वपूर्ण है कि पद्मावत में जैसे कुछ रचनाकारों ने सोरठे का भी प्रयोग किया है, कुछ ने पूरी रचना दोहे में ही लिखी है, लक्ष्मणसेन पद्मावती जैसी रचना। ठीक है, लेकिन इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है, जहां पर कि 7 अर्धाल्यों यानी कि 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा रखा गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला कथन है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तथ्य। आलोचकों ने इसकी कथावस्तु को 2 भागों में विभक्त किया है। 2 भागों में विभक्त किया है, जैसा कि हम बता ही रहे थे कि पहला पूर्वार्ध काल्पनिक है और दूसरा ऐतिहासिक माना गया है। बात करते हैं पहले की, तो पद्मावत का पूर्वार्ध, भाग जो कल्पना प्रसूत है, यानी कि कल्पना पर आधारित है, इसमें रत्नसेन व पद्मावती के विवाह का वर्णन मिलता है। पद्मावती के विवाह तक का वर्णन मिलता है। आगे बात कर लेते हैं अगला, दूसरा, पद्मावत का उत्तरार्ध। पूर्वार्ध यानी कि पहला, उत्तरार्ध यानी कि बाद का। उत्तरार्ध भाग जिसे ऐतिहासिक माना जाता है, इसमें
विवाहोत्तर जीवन का विवाहोत्तर जीवन का वर्णन किया गया है। यानी कि अंतिम तक जो है उसका वर्णन किया गया है। पद्मावत एक प्रतीकात्मक रचना है। इसके इसकी इसके प्रतीक निम्न हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रतीक किस रूप में देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं पहले चित्तौड़। पहला प्रतीक है चित्तौड़। चित्तौड़ किसका प्रतीक माना गया है? तो तन या शरीर का, तन या शरीर का। दूसरे नंबर पे बात करें तो रत्नसेन, जो राजा रत्नसेन है, इनकी बात करें तो ये मन के प्रतीक माने गए हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो सिंघलदीव, जहां की पद्मावती रहने वाली थी, तो ये है हृदय। फोर्थ नंबर पे बात करें तो पद्मावती, और पद्मावती के अनेक प्रतीक हैं, यानी कि बुद्धि, सात्विक बुद्धि लिखिएगा यहां पे, सात्विक बुद्धि या परमात्मा। ठीक है, एक तरीके से इसको श्रद्धा का प्रतीक भी देखा गया है। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं तो नागमती। नागमती की बात करें तो सांसारिक बुद्धि, सांसारिक बुद्धि में अगर बात करें तो इसमें भी भोग विलास, और भोग विलास के साथ में बात करें, भोग विलास रहने दीजिए। इसके बाद में बात करते हैं हीरामन तोता। हीरामन तोता ये किसका प्रतीक है? तो ये है गुरु का प्रतीक। आगे बात करें राघव चेतन, जो पंडित है और जाके सोने का कंगन अलाउद्दीन को दिखा देता है, नागमती उसका पद्मावती का। तो राघव चेतन जो है ये शैतान है। इसके बाद में अगले नंबर पे बात करें तो अलाउद्दीन, अलाउद्दीन जो युद्ध करता है रत्नसेन से, तो माया या संसार का प्रतीक है, माया या संसार का। अभी बहुत गहराई से इन पात्रों को समझेंगे। आगे बात कर लेते हैं तो 14 भुवन, 14 भुवन की बात करें तो ये मानव पिंड, मानव पिंड यानी कि पूरा जो मानव का आंतरिक जो शरीर होता है, यहां पर उसकी बात की है जायसी जी ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। एक पॉइंट और लिख लीजिए यहां पर कि अन्योक्ति या प्रतीकात्मक, अन्योक्ति या प्रतीकात्मक, अन्योक्ति या प्रतीकात्मक दृष्टि से, अन्योक्ति या प्रतीकात्मक दृष्टि से पद्मावत
की तुलना कामायनी से की जाती है। ज्यादा नहीं लिखिएगा आप, इतना ही लिख लीजिएगा। कामायनी से की जाती है जो आधुनिक रचना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आलोचकों ने इसकी कथा वस्तु को कितने भागों में विभाजित किया है या डिवाइड किया है? तो 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? एक आपका पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। ठीक है, पहला भाग पूर्वार्ध और दूसरा भाग उत्तरार्ध। ठीक है, यानी कि अगर एक पुस्तक को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, आधे की हमने ये कथा पढ़ी है और आधे की ये पढ़ी है। जैसे कि आप शॉर्ट में लीजिए गोदान, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ग्रामीण सभ्यता भी है और क्या कहते हैं नगरीय सभ्यता भी है। जो शहरी सभ्यता है वो एक पार्ट में चली जाएगी और जो ग्रामीण जनजीवन है वो एक पार्ट में चला जाएगा। तो वैसे ही यहां पर है। इसमें क्या है कि पहले भाग में पूर्वार्ध में कि पद्मावत का पूर्वार्ध भाग जो कल्पना प्रसूत है, यानी कि ये जो भाग है आलोचकों का मानना है कि ये कल्पना पर आधारित है, यानी कि इसका कहीं कोई ऐतिहासिक या किसी तरह का प्रमाण नहीं मिलता है। सिर्फ जायसी जी ने कल्पनाओं से ही जो पूर्वार्ध है इसके पद लिखे हैं। इसमें रत्नसेन व पद्मावती के विवाह तक का वर्णन मिलता है। देखिए अब यहां पे प्रश्न कैसे बन जाएगा, यहां पे प्रश्न बन जाएगा कि कामायनी एक मिनट पद्मावत के किस भाग में रत्नसेन व पद्मावती के विवाह का वर्णन मिलता है? तो ये पूर्वार्ध में मिलता है। आगे बात कर लेते हैं कि पद्मावत का उत्तरार्ध भाग जिसे ऐतिहासिक माना जाता है। तो पूर्वार्ध भाग जो है वो काल्पनिक है और उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है, यानी कि इतिहास के तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, माना जाता है। इसमें विवाहोत्तर जीवन वर्णन मिलता है, यानी कि इसमें जो उत्तरार्ध है, जो दूसरा पार्ट है, उसमें क्या कहते हैं पद्मावत का जो राजा रत्नसेन है और पद्मावती है, इनका जब विवाह हो जाता है और कैसे रत्नसेन, पद्मावती और नागमती ये तीनों एक साथ रहते हैं और उसके बाद में अंतिम समय तक, यानी कि जब तक क्या कहते हैं दोनों रानियां पद्मावती और नागमती सती नहीं होती हैं, तब तक का वर्णन, सती होने के बाद तक का भी वर्णन इसमें किया है जायसी जी ने पद्मावत के उत्तरार्ध भाग में। बात कर लेते हैं, यह एक प्रतीकात्मक रचना है, यानी कि देखिए हर रचना की हम बात कर रहे थे तो इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन पर जोर दिया गया है सूफी रचनाओं में। यहां पर क्या है कि जायसी जी के लिखने का उद्देश्य तो है कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिलता है, बीच में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। इसी के साथ में उन्होंने जो है मानव और मानवेतर, मानव तो ये कि जैसे सीधे सीधे हम हैं, और मानवेतर हमारे स्थान पर दूसरे को रखना किसी प्रतीक रूप में, तो उसको मानवेतर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है और ये जो है एक प्रतीकात्मक रचना है। इसके प्रतीक जो है देखते हैं, पहले नंबर पे है चित्तौड़। ठीक है, और ये जो प्रतीक हैं, ये प्रतीक ऐसे नहीं है कि आपने जो पद्मावत फिल्म देखी होगी या कुछ इस तरीके से नहीं है। यहां पर जो ये सारे प्रतीक हैं ये व्यक्ति खुद है और इस व्यक्ति के साथ में जो हमारी आत्मा है, आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है या हम परमात्मा से मिलने के लिए जब आत्मा को मतलब एक तरीके से साधना पे हम लोग बैठते हैं, तो पूरे जो मनुष्य का शरीर है उस शरीर को, उसके बाहरी वातावरण को, सबको मानकर जायसी जी ने आत्मा के साथ में परमात्मा के मिलन के जो बीच के अवरोध पैदा होते हैं, उन अवरोधों को किन किन रूपों में, प्रतीक रूपों में वर्णित किया है उसको जानते हैं। तो देखिए पहले प्रतीक के रूप में है चित्तौड़। चित्तौड़ यानी कि जहां के राजा रत्नसेन हैं, तो राजा रत्नसेन चित्तौड़ के राजा हैं और जो चित्तौड़ है वो क्या है, तन या शरीर, यानी कि व्यक्ति का जो शरीर है वो क्या है, यानी कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, चित्तौड़ है। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं, चलिए आप हमारे साथ में, चित्तौड़ हमारा शरीर है, यानी कि चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है या तन का, तन यानी कि शरीर। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे जो प्रतीक है वो है रत्नसेन। रत्नसेन का है मन, हमारा मन क्या होता है,
अभी यहाँ बैठे हैं, अभी दूसरी जगह पहुंच जाएगा मिनटों के सेकंडों में। तो वो है मन। मन जो प्रतीक है किसका है, तो रत्नसेन का, राजा रत्नसेन का। राजा रत्नसेन का कैसे कि रत्नसेन ने जो हीरामन तोता है या सुआ तोता है, सुग्गा तोता है, उससे जब सुनते हैं कि पद्मावती इतनी सुंदर है, वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। फिर जाते हैं भाई योगी का वेश धर के योगियों को लेके, और कितने 16,000 योगियों को लेके जाते हैं पद्मावती को पाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे है पूरी कथा, अगले आगे पढ़ेंगे। आगे है सिंघल द्वीप। तो शरीर हुआ, शरीर में जो मन है जो भागता रहता है, उसके बाद में क्या आया, सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप क्या है, सिंघल द्वीप है हमारा हृदय, यानी कि हार्ट बीट। तो ये जो हृदय है ये क्या है, सिंघल द्वीप है। और सिंघल द्वीप देखिए कितने नवीन तथ्यों से इन्होंने रखा है जायसी जी ने। सिंघल द्वीप क्या है, हृदय है। और हृदय क्या कहते हैं, हृदय में हमारी आत्मा बसती है। जब सांसें रहेंगी तभी तो आत्मा है, नहीं तो व्यक्ति मृत है। तो सिंघल द्वीप यानी कि यहाँ की कौन है, राजकुमारी है, कौन, पद्मावती। कितने तथ्यों के साथ में रखा है। तो सिंघल द्वीप क्या है, सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है, हृदय का। और हृदय में क्या है, आत्मा। अगर सांसें चल रही हैं तो आत्मा है शरीर में। बात करते हैं पद्मावती की। पद्मावती सात्विक बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि का भी प्रतीक है और परमात्मा का भी प्रतीक मानी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं सात्विक बुद्धि और परमात्मा की प्रतीक कौन है, पद्मावती है। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है। आगे बात करते हैं नागमती की। जो नागमती है ये सांसारिक बुद्धि है। ठीक है, जो मोह माया में फंसी हुई हमारी बुद्धि रहती है। हमारी बुद्धि भी दो पार्ट में डिवाइड होकर चलती है। तो जो सांसारिक बुद्धि है वो हमेशा क्या होती है कि भोग विलास या अनैतिक जो कार्य होते हैं उनमें लगी रहती है। तो नागवती किसका प्रतीक है, सांसारिक बुद्धि का। और ये कहां से प्रतीत हो जाता है कि जब वो सुग्गा तोता से कहती है कि क्या इस दुनिया में मुझसे भी सुंदर कोई है, तो वो कहता है कि तुम में और वो सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी है पद्मावती, उसमें दिन और रात का अंतर है, यानी कि तुम रात हो और वो दिन है। इसी उस पे वो इसको बाहर निकाल के मारने का आदेश दे देती है, लेकिन जिसको आदेश देती है वो उसको अपने पास रख लेता है सुरक्षित। वापिस आने पे राजा को दे देता है। चलिए आगे देखते हैं हीरामन तोता। हीरामन तोता कौन है, गुरु का प्रतीक है। हीरामन तोता किसका प्रतीक है, गुरु का। देखिए जब भी हम कोई साधना करते हैं या कोई पूजा करते हैं तो उसमें एक तरीके से आप जिसको भी बुलाते होंगे तो वो कौन है, गुरु के रूप में है। ठीक है, तो हीरामन तोता गुरु के रूप में है जो हमें सही दिशा दिखाता है। यानी कि जो हमारा मन था, यानी कि रत्नसेन को सही रास्ता दिखाने वाला कि तुम्हारे लायक नागमती नहीं है, तुम्हारे लायक कौन है, पद्मावती है। यानी कि तुम पद्मावती को प्राप्त करो। तो ये सही रास्ता किसने दिखाया था, गुरु ने। जब भी हमें कोई सही रास्ता दिखाता है गुरु ही दिखाता है। ठीक है, तो ये हीरामन तोता हुआ। बात करते हैं राघव चेतन की। राघव चेतन कौन है, शैतान है। जब भी आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो बीच में अवरोध आएंगे, और ये वही अवरोध है जो राघव चेतन है, ये शैतान है। जब भी आप किसी साधना में या कुछ बैठते हैं तो बहुत ज्यादा अवरोध बीच में पैदा होते हैं, और ये वही अवरोध है। बात करते हैं अलाउद्दीन की। तो जो अलाउद्दीन है वो माया का प्रतीक है, यानी कि संसार का, जो इस समय का जो नश्वर संसार है, इसका प्रतीक कौन है, तो अलाउद्दीन है। बात करते हैं 14 भुवन। अब ये जो 14 भुवन की बात यहाँ पे आई है, ये किसका प्रतीक है, मानव पिंड का। यानी कि हमारा जो अंदर शरीर है, इसमें जो मानव पिंड में जो चक्र चलते हैं, हमने जब हठ योग में देखा था कुंडलिनी, तो ये मानव पिंड, ये कुंडलिनी की ही बात यहाँ पे की गई है। यानी कि मानव का जो आंतरिक शरीर होता है, ये उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये थे पद्मावत के जो थे प्रतीक। ठीक है, बात करते हैं अन्योक्ति या प्रतीकात्मक दृष्टि से पद्मावत की तुलना अगर आगे जाके किसी रचना से की जाती है तो वो रचना है आपकी कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो ये प्रतीक थे चित्तौड़ तन का या शरीर का, रत्नसेन मन का, सिंघलदीप हृदय का, पद्मावती सात्विक बुद्धि या परमात्मा भी इसको शुक्ल जी मान लेते हैं। ठीक है, और नागमती सांसारिक बुद्धि मोहमाया की है, भोग विलास। हीरामन तोता गुरु का है, राघव चेतन शैतान का है, अलाउद्दीन माया या संसार का है, 14 भुवन ये जो हमारा मानव शरीर है या मानव पिंड है उसका प्रतीक माना गया है। तो हमें लगता है कि आज की क्लास यहीं पे
यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे विस्तार से पढ़ेंगे पद्मावत को और भी। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, आगे पद्मावत के संबंध में जो कथा है, थोड़ी जो स्टोरी है, पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में जो जो तथ्य मेन पॉइंट लिखने के होंगे उसमें भी कि कहाँ पे चढ़ाई करी थी, कितने रानी कैसे जाती है, किसको लेके जाती है, जब रत्नसेन को छुड़ाने अलाउद्दीन के पास जाती है, तो की पॉइंट हम लिखेंगे। बाकी पूरी कहानी हम आपको बता देंगे, जुबानी आप याद रखिएगा। और उसके बाद में जो उसकी विशेष विशेष तथ्य हैं उन पे चर्चा करेंगे, और साथ में आलोचकों ने जो कामायनी और जायसी के विषय में, कामायनी छोड़िएगा, पद्मावत के विषय में जो भी तथ्य कहे हैं वो हम लोग सब उनको नोट करते हुए चलेंगे, समझ के चलेंगे। कई बार क्या था कि कामायनी आज इससे खूब रिलेट करके पढ़े थे, इसलिए कामायनी बार बार मुख से उच्चरित हो रहा था। तो आप कामायनी को ना समझिएगा, कामायनी को सिर्फ एक तथ्य में ही हमने दिया है कि अन्योक्ति या प्रतीकात्मक दृष्टि से पद्मावत की तुलना कामायनी से की गई है। हालांकि जो इसके प्रतीक हैं उनमें भी कुछ प्रतीक कामायनी में हमें देखने को मिलेंगे, तो वो हम सब अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ से कुछ बचेगा नहीं आपसे। तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कामायनी के ही दूसरे पार्ट, पद्मावत के ही दूसरे पार्ट में, और बहुत विस्तृत और नवीन और परीक्षोपयोगी तथ्यों के साथ में। क्षमा कीजिएगा, पद्मावत की जगह आज कामायनी की जगह उच्चरित हुआ है। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।